ओके, चैप्टर नंबर 7 वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर है ना आपका, दिस वैल्यू ऑफ सप्लाई इज जस्ट लाइक पावर प्ले इन T20 मैच, बहुत इजी है। ओके, और इसके ऊपर अगर 5-6 मार्क्स को भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसमें एक भी मार्क लूज नहीं करना है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ओके, देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस क्या है, हमने देखा कि सप्लाई किसको बोलना है, किस टाइम पे जीएसटी पे करना है। अब जब हमने चार्जिंग सेक्शन दोपहर को पढ़ा था, सो हमने क्या देखा था, देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके, ऑन ऑल द गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, राइट। और हमने उस टाइम पे ऐसा बोला था कि जीएसटी इज अ व्हाट, एड वेलोरम टैक्स। व्हाट इज एड वेलोरम? सो इट इज चार्ज एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, तो इसके लिए मेरे गुड्स या सर्विस की वैल्यू मुझे कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि मेरा लायबिलिटी कितना आएगा। सो सपोज ये मोबाइल अगर मैं बेच रहा हूँ, इस मोबाइल का कीमत 15,000 है या 15,500 है या 20,000 है, मुझे डिटरमाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वैल्यू गलत डिटरमाइन करता हूँ तो मेरा टैक्स लायबिलिटी गलत पे होने वाला है। ओके, सो इसके लिए मुझे सप्लाई का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करना है, इसके प्रोविजंस इस चैप्टर में देखने हैं। और सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो है उसमें ये वैल्यूएशन के मैकेनिज्म दिए हुए। इन एडिशन टू दैट देयर आर सम वैल्यूएशन रूल्स आल्सो, बट दिस वैल्यूएशन रूल्स इज नॉट the part of our discussion at inter level. Okay, that will be covered at final level. At inter level only you have to understand the provisions of section 15 of CGST Act. Okay, understood? अब देखो इसमें ऐसा है कि वैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगेन देखो, जहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है वहाँ पे तो कुछ डाउट नहीं है कि ये मैंने गुड्स दे दिए और 20,000 रुपये ले लिए तो 20,000 रुपये इज अ वैल्यू, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, शेड्यूल 1 के ट्रांजेक्शन हमने कुछ देखे थे। ओके, शेड्यूल 1 के ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शंस व्हिच विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ दीज आर मेड विदाउट कंसिडरेशन। सो जिन ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है उसका वैल्यूएशन कैसे करना है ना। जहाँ पे पैसे की लेन देन होती है वहाँ पे तो इजी है, जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन तो हाउ यू विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऐसे बहुत सारे सवालों के जो आंसर्स है वो वैल्यूएशन प्रोविजंस में इंक्लूडेड है। ओके, सो हमें सिर्फ लिमिटेड स्कोप हमारे डिस्कशन का है सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड वैल्यूएशन रूल्स आपकी सिलेबस में अभी नहीं है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्चुअल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15. व्हाट सेक्शन 15 says, what is the value of supply? Okay, what is the value of supply? So basically as per section 15, value of supply is the transaction value. So basically what it says, the transaction value between two parties will be treated as value of supply, plus there are certain things which you have to add to your transaction value. Okay, there are certain things which what you have to do, you have to add to your transaction value, and there are certain things which you have to deduct from the transaction value. So transaction value plus certain inclusions minus certain exclusions will be, that together will be my value of supply. Okay, understood? So what is transaction value? Basically my value of supply is my transaction value. तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है कि प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ओके, मतलब जो प्राइस आप एक्चुअली पे कर रहे हो उस गुड्स या सर्विस के सप्लाई के लिए, वो प्राइस इज योर ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट देयर आर टू कंडीशंस वेयर सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। तो क्या बोल रहे हैं, दो सिचुएशन, दो कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो, in that case only your price will be treated as transaction value. कौन से केस में, एक supplier and recipient are not related and price is the sole consideration. ये दो कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो क्या, supplier and recipient are not related and price is the only consideration for your supply, then in that case the transaction value, that is the price which is actually paid for that goods or service, will be treated as value of supply. अंडरस्टूड? ये दो कंडीशन क्यों डाले हैं, बायर और सप्लायर अगर सप्लायर एंड रिसिपिएंट रिलेटेड है तो क्या होता है, नो शेड्यूल 1 ते विदाउट कन्सिडरेशन झालं तर हे आहे ना.
त्यानी कंडिशन का सॉरी व्हाट कंडिशन दे हैव पुट कि बायर और सॉरी सप्लायर एंड रिसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड. सो इफ दे आर रिलेटेड व्हाट विल हैपन? सी देयर इज अ रिस्क if buyer and supplier are related, there is a risk कि transaction will not be conducted at fair market value. अगर दो related persons है तो not necessarily मैं market fair market value है arm's length price पे ही कुछ transaction करूँगा. ऐसा है कि अगर फ़ोन मैं किसी को 20,000 में बेच रहा हूँ, अगर मेरा भाई मेरे शॉप में आता है और ये मोबाइल लेता है तो मैं 20,000 नहीं मैं 18,000 रुपये लूँगा उससे. इसका मतलब क्या कि दो रिलेटेड पार्टी जब होती है तो उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे या फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं होते हैं, या बहुत से टाइम पे उन दोनों में जो प्राइस है वो मैनिपुलेटेड प्राइस रहता है. देखो अगर ऐसा कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ ना कि अगर मैं और मेरा रिलेटेड पार्टी कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो जीएसटी अवॉइड करने के लिए मैंने ₹1 के वैल्यू को उसको ट्रांजैक्शन कर दिया और जीएसटी इवेड कर दिया. अगर ये प्रोविजन नहीं रहता तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाता. इसलिए प्रोविजन है कि सप्लायर एंड रिसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन. ओके, प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन. मतलब ये मैंने गुड्स बेचे उसके अगेंस्ट मुझे पैसे मिले, सो दैट प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन. देखो अगर मैंने ये मोबाइल दूसरे किसी मोबाइल के अगेंस्ट एक्सचेंज कर दिया या बार्टर कर दिया तो दिस विल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 15 बिकॉज प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन. क्योंकि बार्टर मतलब गुड्स के अगेंस्ट गुड्स आ रहे हैं. So that is a different transaction. Okay, so जहाँ पे सप्लायर एंड रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं है एंड जो गुड्स का प्राइस है वही ओनली कंसिडरेशन है. ओके, सो इन दैट केस ओनली द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल विल बी एक्सेप्टेड एज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई. अंडरस्टूड? यस. नाही असं नाही होणार. जीएसटी विल बी लेविड. No, in that case what they are saying कि your price is not acceptable. The price at which you are charging that is not acceptable. उसके लिए अलग से वैल्यूएशन रूल्स दिए हुए हैं. ओके, और वो रूल्स ऐसे बोलते हैं कि अगर रिलेटेड पार्टी में ट्रांजैक्शन होते हैं तो ओपन मार्केट वैल्यू विल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू. तो भले मैं 20,000 का मोबाइल आपको 15,000 में बेचता हूँ, जीएसटी मुझे 20,000 रुपये देना है. ओके, देखो ऐसा है कि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन वायलेट होता है, मतलब सप्लाई रिसिपिएंट रिलेटेड हो जाते हैं या फिर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, कोई भी एक कंडीशन इसमें से वायलेट होता है तो मैं सेक्शन 15 के अंडर मेरा वैल्यूएशन नहीं कर सकता हूं. उसके लिए मुझे वैल्यूएशन रूल्स को रेफर करना पड़ता है विच इज नॉट आवर पार्ट ऑफ सिलेबस. सो जब भी आप कोई भी वैल्यूएशन का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे सबसे पहले 2 अजम्पशन लिखने हैं. एक, वी हैव अज्यूम सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. ये 2 अजम्पशन हर एक में लिखने हैं हमको. ये इस बेसिस पे ही पूरा प्रॉब्लम. ओके, सो ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसके मतलब जिस प्राइस पे मैं एक्चुअल मेरा ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ दैट प्राइस विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई. अंडरस्टूड? ये पहला पार्ट समझ में आ गया. अब इसमें मुझे कुछ सर्टन थिंग्स है जो मुझे मेरे ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करने हैं. मतलब मेरा एक ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया, ऐड सर्टन थिंग्स, डिडक्ट सर्टन थिंग्स. ये कुल में टोटल मिला के जो कुछ आएगा दैट विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई. ठीक है, सो अब हमें देखना है कि सेक्शन 15(2) में कौन कौन से आइटम्स आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में अलग से ऐड करने पड़ेंगे. ओके, फर्स्ट वन, ये रिलेटेड पार्टी किसको बोलना है इसका डेफिनेशन. हमने शेड्यूल 1 जब पढ़ा था उस टाइम पे यही डेफिनेशन सेम देखा था. ओके, दिस डेफिनेशन वही सेम है, तो अगेन मैं रीड नहीं करता हूँ. द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड, क्या क्या ऐड करना है सेक्शन 15(2) के हिसाब से. देयर आर 5 थिंग्स विच यू हैव टू ऐड. ओके, फर्स्ट वन, एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस एंड चार्जेस लेविड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स अदर देन CGST, HGST, UTGST, IGST एंड GST कॉम्पेंसेशन सेस. इसका मतलब क्या, GST छोड़ के कोई भी टैक्स अगर उस ट्रांजैक्शन पे लेवी हो रहा हो तो वो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना है. सिर्फ GST ऐड नहीं करना है, CGST, HGST, UTGST, IGST या GST सेस ऐड नहीं करना है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई गुड्स बेच रहा हूँ, ओके, और वो गुड्स बेचने के लिए मुझे म्यूनिसिपैलिटी का कोई टैक्स पे करना पड़ा, ओके, या फिर मार्केट यार्ड में मुझे कुछ टैक्स पे करना पड़ा, तो वो सब जो टैक्सेस है जो अदर देन GST है वो सब आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या करना है, ऐड करना है. अंडरस्टूड? ओके, GST ऐड नहीं होगा.
अदर देन जीएसटी कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ओके, अगर लेट्स से आप सिगरेट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो सिगरेट पे ना जीएसटी एप्लीकेबल है, और जीएसटी एप्लीकेबल है फिर भी ओल्ड एक्साइज में से कुछ तो पोर्शन उसके ऊपर स्टिल एप्लीकेबल हो जाता है एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी जो मैं पे करूंगा वो मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो जीएसटी के अंडर आने वाला टैक्स नहीं है, अदर देन जीएसटी। सो अदर देन जीएसटी कोई भी टैक्स अगर होता है तो मुझे वो मेरे ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या करना है, ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सप्लाई but which has been incurred by the recipient of supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or service or both। ये क्या है अंडरस्टैंड करो, देखो क्या बोल रहे हैं वो, ऐसी अमाउंट जो सप्लायर पे करने के लिए लायबल है लेकिन किसने पे किया, रिसिपिएंट ने पे किया, विच इज इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट। लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज हमने हमारे क्लास की एक पार्टी अरेंज कर दी, ओके, और उस पार्टी का काम हमने एक इवेंट मैनेजर को दे दिया। इवेंट मैनेजर को बोल के पूरा का पूरा वहाँ का जो सिस्टम है वो आपको देखना है, पूरा डेकोरेशन, फूड, जो कुछ रहेगा वो आपको देखना है। ओके, ऐसे मैंने बोल दिया, और हमने क्या एग्री किया कि वो इवेंट मैनेजर को मैं ये इवेंट हेल्ड करने के लिए 5 लाख रुपए पे करूँगा। ओके, सपोज दिस हैज बीन एग्रीड। ओके, एंड नाउ व्हाट हैपन्स कि सपोज ऐसा है कि उस पार्टी में हम कुछ कोल्ड ड्रिंक सर्व करने वाले हैं। ओके, और जो कोल्ड ड्रिंक वाला है वो उसका टेम्पो लेके वहाँ पे आ गया इवेंट के लोकेशन पे। ओके, उसने वो कोल्ड ड्रिंक्स के जो कार्टन्स थे वो रख दिए, एंड ही सेड कि इमीडिएटली आप मुझे कैश पेमेंट कर दो, अदरवाइज मैं डिलीवरी नहीं देता हूँ आपको। ओके, ऐसा हो जाता है। तो लेट्स से वो कोल्ड ड्रिंक का वैल्यू 20,000 रुपीज़ है, और हम सब वहाँ पे गए हुए, इवेंट मैनेजर को मैंने फ़ोन किया कि वो ऐसा ऐसा बोल रहा है। व्हाट इवेंट मैनेजर टोल्ड कि उसका 20,000 रुपये आप वहाँ पे दे दो, और मुझे जो 5 लाख रुपए देना है उसकी जगह पे मुझे 4,80,000 ही पे करो। तो ये सब बराबर हो गया, मुझे उसको 5 लाख देने थे, उसमें से वो उसको 20,000 देने वाला, तो मैंने डायरेक्टली उसको 20,000 दे दिए उसने, और इवेंट मैनेजर को मुझे कितने पैसे देने हैं, 4,80,000 देने हैं। ओके, और अगर ऐसा है कि वो इवेंट मैनेजर 5 लाख की जगह मेरे ऊपर 4,80,000 का ही इन्वॉइस करता है तो वो गलत है, क्योंकि वैल्यूएशन रूल क्या बोलता है, एनी अमाउंट ओके विच द सप्लायर इज लायबल टू पे। सो इस केस में कोल्ड ड्रिंक वाले का पैसा देना किसकी लायबिलिटी थी, इवेंट मैनेजर की लायबिलिटी थी। सो द सप्लायर वाज लायबल टू पे, बट इनकर किसने किया, क्लास ने, मतलब रिसिपिएंट ने इनकर किया। अंडरस्टूड? ओके, द अमाउंट विच द सप्लायर इज लायबल टू पे बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट। सो इस केस में क्या होगा, भले मैं उसको 4,80,000 ही पे करने वाला हूं, उसको जीएसटी तो 5 लाख के लगाना पड़ेगा, 480,000 प्लस 20,000 विच ही वॉज लायबल टू पे बट इनकर्ड बाय मी। अंडरस्टूड? ओके, दिस एग्जांपल समझ में आ गया कैसा? ये दूसरी चीज। थर्ड चीज कौन सी ऐड करनी है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। मतलब क्या, वो सप्लाई करने के लिए मैं कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस करता हूँ, मैं उसका ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करता हूँ, मैं उसका पैकिंग अरेंज करता हूँ, मैं कुछ ट्रांजिट इंश्योरेंस अरेंज करता हूँ। ऐसा अगर कुछ है तो वो भी मुझे मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना है। मतलब मेरे गुड्स का प्राइस लेट से 1,000 रुपीज़ प्लस ट्रांसपोर्टेशन 100 रुपीज़ प्लस इंश्योरेंस 50 रुपीज़ प्लस पैकेजिंग 200 रुपीज़, ऐसा कुल मिला के उस वैल्यू पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। सो वो जो सप्लाई करने के लिए जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में इनकर करता हूँ उस सब के ऊपर मुझे क्या करना है जी, मतलब वो मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में मुझे ऐड करना है। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट फोर्थ थिंग व्हाट यू हैव टू ऐड, इंटरेस्ट और लेट फी फॉर और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। हमने डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बोला था कि लेट पेमेंट के लिए अगर आप कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी या लेट फी लेवी करते हो तो इस टाइम पे वो आपको आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर डिलेड पेमेंट के लिए कुछ इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी आप ले रहे हो तो दैट यू हैव टू ऐड टू योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड फिफ्थ थिंग विच यू हैव टू ऐड, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट छोड़ के किसी और से आपको कुछ सब्सिडीज मिल रहे हैं, दैट यू हैव टू ऐड टू योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। Okay, let's take an example. Suppose I am having a stationery shop, okay, and one NGO approaches me. वो बोलते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कुछ बच्चे हैं, उनके लिए हमें नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग दोज एट डिस्काउंटेड रेट। सपोज एक नोटबुक मेरे शॉप में 100 रुपीज़ को अवेलेबल है,
ओके तो वो क्या बोलते हैं मुझे कि आप क्या करो कि आप स्टूडेंट्स को वो नोटबुक 40 रुपीज़ में ही बेच दो और जो 60 रुपीज़ का शॉर्टफॉल है दैट वी विल पे टू यू एज ए सब्सिडी। ओके सो मैं स्टूडेंट से कितने पैसे ले रहा हूँ 40 रुपीज़ ही ले रहा हूँ, लेकिन उस प्राइस से लिंक्ड मुझे सब्सिडी मिल रहा है फ्रॉम दैट एनजीओ ऑफ 60 रुपीज़। सो भले मैं 40 रुपीज़ को सेल कर रहा हूँ, ये जो सब्सिडी है ये मुझे मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना है। सो आई हैव टू पे जीएसटी नॉट ऑन 40 बट ऑन 100, मतलब मुझे जितने पैसे मिल रहे हैं उसके ऊपर मुझे जीएसटी देना है। लेकिन अगर ये सब्सिडी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है तो मुझे जीएसटी उस सब्सिडी अमाउंट पे नहीं देना है। लेट्स टेक एग्जांपल, शिव भोजन थाली हमारे स्टेट गवर्नमेंट का एक ये पता है आपको, इसका मतलब क्या कि वो शिव भोजन थाली का सेंटर होता है, वहाँ पे आपको 5 रुपये में पेट भर खाना मिलता है। ओके उसमें इसका सिस्टम ऐसा है कि 5 रुपये में तो परवड़ेगा नहीं किसी को देने के लिए। सो उसमें ऐसा है कि मान लो उस थाली का प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो जो कस्टमर है उससे मैं 5 ही रुपये लेता हूँ, बचे हुए 95 रुपीज़ गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी करके देता है, तो मुझे मेरे 100 रुपीज़ मिल रहे हैं। लेकिन इसमें कैसे हुआ देखो, मैं 5 रुपये कस्टमर से ले रहा हूँ, 95 की सब्सिडी मिल रही है लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी मेरे वैल्यू में ऐड नहीं करना है मुझे। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी अगर मिलती है तो ऐड नहीं करेंगे, अदर देन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी अगर रहेगी तो मुझे ऐड करना है। ओके या फिर गैस सिलेंडर का जो सेल होता है उसमें कैसे वो सब्सिडाइज रेट पे रहता है, राइट तो उसमें कैसे है कि जो शॉर्टफॉल है वो गवर्नमेंट पे करता है उस सिलेंडर वाले को, सो दैट सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी अगर मिलती है तो आपको कहीं पे भी ऐड नहीं करना है, अदर दैन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी मिलता है दैट यू हैव टू ऐड टू योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। अंडरस्टूड? ओके ये 5 चीज़ें हमको ऐड करनी है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन टैक्सेस अदर देन जीएसटी, सेकंड वन अमाउंट विच सप्लायर इज लायबल टू पे बट इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट, ओके थर्ड वन incidental expenses, फोर्थ वन इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट एंड फिफ्थ वन सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक विथ प्राइस। ये इंपॉर्टेंट ना कि वो सब्सिडी प्राइस से लिंक्ड होना जरूरी है, ओके सब्सिडी डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस एक्सक्लूडिंग रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये 5 थिंग्स हमको हमारे इसमें ऐड करना है। ओके नाउ हमको डिडक्ट क्या करना है, देखिए ना सर्टन एक्सक्लूजन्स है और कुछ डिडक्शंस भी है। So there is only one thing which you are allowed to deduct from the transaction value, that is discount. Okay, discount allowed. कस्टमर के अगर मैं डिस्काउंट अलाउ करता हूँ तो ओनली दैट डिस्काउंट आई एम अलाउड टू डिडक्ट फ्रॉम दैट माई ट्रांजेक्शन वैल्यू। ओके डिस्काउंट में भी उन्होंने 2 टाइप किया है, एक मैं सप्लाई करते टाइम पे डिस्काउंट देता हूँ, डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ, एंड सेकंड वन मैं आज सप्लाई करता हूँ और आफ्टर सप्लाई कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, राइट। ओके सो डिस्काउंट के बारे में हम पहले टाइप का डिस्काउंट डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ, सप्लाई करते टाइम पे ही मुझे डिस्काउंट देना है। सो आई एम अलाउड टू डिडक्ट दैट फ्रॉम माय वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड सच डिस्काउंट इज ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सप्लाई। सो उस सप्लाई के लिए मैं जो इनवॉइस इशू कर रहा हूँ उस इनवॉइस में वो डिस्काउंट मुझे ड्यूली रिकॉर्ड करना है। सो मान लो 1000 रुपीज़ की कुछ आइटम है वो मैं 900 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना है कि 900 रुपीज़ को ही इनवॉइस बना दिया। आई हैव टू शो वैल्यू ऑफ गुड्स 1000 लेस डिस्काउंट 100 रुपीज़ 900 एंड देन आई एम अलाउड टू चार्ज जीएसटी ओनली ऑन दैट 900। ओके ये कौन से केस में? डिस्काउंट अगर सप्लाई करते टाइम पे ही दिया है तो, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ इफ द डिस्काउंट इज अलाउड आफ्टर सप्लाई, मैंने आज सप्लाई किया और उसके बाद में मैंने कुछ डिस्काउंट दे दिया। लेट्स टेक एग्जांपल कि मैंने 10,000 का गुड्स बेच दिया किसी को, उसको बोला कि अगर तू मुझे 15 दिन में पेमेंट करेगा तो मैं 2% कैश डिस्काउंट दे दूंगा। ओके सो इसने अगर 15 दिन में मुझे पेमेंट कर दिया, सो आई विल गिव हिम 2% डिस्काउंट। सो दिस डिस्काउंट इज नॉट प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई आज किया और 15 दिन बाद मैंने डिस्काउंट दिया है। ओके या फिर टर्नओवर डिस्काउंट होता है, पता है, सपोज आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ कंपनी, ओके और मैं कंपनी से मैं कुछ माल ले रहा हूँ, कंपनी मुझे स्कीम क्या देती है कि इस महीने में अगर आप जैसे 10 लाख का टर्नओवर अचीव करोगे तो मैं तुमको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दे दूँगी, टर्नओवर डिस्काउंट, ओके टारगेट डिस्काउंट ऐसे बहुत सारे रहते हैं। मतलब ये जो डिस्काउंट्स है ये डिस्काउंट सप्लाई करते टाइम नहीं दिए जाते, वो बाद में दिए जाते हैं। ओके सो वो जो है आफ्टर सेल वाले डिस्काउंट वो आप कब डिडक्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको 3 कंडीशन फुलफिल करना है। फर्स्ट वन, सच डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट
entered at or before the time of such supply. ये उसमें क्या है कि that discount should not be ad hoc nature का डिस्काउंट नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा कुछ डिस्काउंट मैं आफ्टर सप्लाई देने वाला हूं तो सप्लाई करने से पहले मेरे और मेरे कस्टमर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि अगर XYZ टारगेट इज अचीव्ड देन आई विल गिव यू द डिस्काउंट, और इफ यू मेक द पेमेंट विद इन XYZ डेज देन आई विल गिव यू द डिस्काउंट. ऐसा मुझे देखो डिस्काउंट में सप्लाई करने के बाद दे रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ डिस्काउंट देने की प्रोविजन मुझे सप्लाई करने से पहले ही एग्रीमेंट करके डिफाइन करना जरूरी है. ओके मतलब ऐसे है कि आज मैंने सप्लाई कर दिया और बाद में मुझे लगा रहे बाबा मुझे जीएसटी का लायबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, लायबिलिटी कम करता हूँ. ऐसा आपको अलाउड नहीं है. तो सप्लाई करने से पहले आप दोनों पार्टीज के बीच में ये डिसाइड होना जरूरी है कि हम अगर ये कुछ चीज़ें होती थी मैं उसको डिस्काउंट देने वाला. ठीक है. सेकंड, डिस्काउंट शुड बी स्पेसिफिकली लिंक टू रिलेवेंट इनवॉइसेस. ओके सो मैं जो डिस्काउंट है मान लो मैं किसी को टर्नओवर डिस्काउंट देने वाला हूँ. सो एक महीने में अगर उसने 30 बार मेरे से परचेस किया है और मैं अगर बाद में टर्नओवर डिस्काउंट दूंगा तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट कितना डिस्काउंट है, दूसरे वाली इनवॉइस के अगेंस्ट कितना है, तीसरे वाली इनवॉइस के अगेंस्ट कितना है. सो स्पेसिफिक इनवॉइस से वो लिंक्ड होना जरूरी है डिस्काउंट आपका. ओके एंड थर्ड थिंग, ITC attributable to such discount has been reversed by the recipient of such supply. ये आपको अंडरस्टैंड करना है. ये क्या है, देखो ऐसा है कि मैं मेरे ट्रांजैक्शन वैल्यू से अगर डिस्काउंट डिडक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने सपोज 20 रुपए का डिस्काउंट किसी को दिया है और वो मैं मेरे ट्रांजैक्शन वैल्यू से डिडक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब आई एम पेइंग टैक्स नॉट ऑन 100 बट ऑन 80. राइट, 80 रुपीज़ पे ही मैं टैक्स पे कर रहा हूँ. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज मैंने किसी पर्सन को 100 रुपीज़ को कुछ गुड्स आज बेच दिए. ओके 100 रुपीज़ पे मैंने कुछ तो GST चार्ज किया 18 रुपये का, उस 18 रुपये का उस पर्सन ने क्रेडिट ले लिया, तो आज उसने क्रेडिट ले लिया. ओके ITC मिल गया उसको. ठीक है. अब ऐसा है कि एक महीने बाद मैं उसको 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ. ओके एक महीने बाद क्या हो रहा है, मैं उसको 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ. ओके और वो 20 रुपये का डिस्काउंट मेरे सेल्स में से मैं रिड्यूस करने वाला हूँ. इसका मतलब 20 रुपये का GST में कम भरने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ में. ओके देखो अब मेरा जो कस्टमर है उस कस्टमर को 100 रुपीज़ के ऊपर का ITC ऑलरेडी मिल चुका है. राइट, बिकॉज मैंने आज सप्लाई किया 100 रुपीज़ प्लस GST लगा के मैंने उसको इनवॉइस दे दिया, तो 18 रुपये का क्रेडिट 18 रुपये का ITC उसने ऑलरेडी अवेल किया है. ओके अगर बाद में मैं डिस्काउंट के ऊपर मेरा GST कम कर रहा हूं तो मेरे सामने वाले ने जो ITC लिया है वो भी कम होना चाहिए. ठीक है, देखो उसने मुझे 18 रुपये पे कर दिए, वो 18 रुपये मैंने गवर्नमेंट को दे दिए, इस अजम्पशन के ऊपर उसको ITC मिल रहा है. राइट और अगर मैं बाद में एक महीने बाद ऐसा बोल रहा हूं कि नहीं नहीं उसके ऊपर उसमें से 20 रुपये के ऊपर का GST में रिवर्स कर रहा हूं, तो सामने वाले को ITC भी 80 रुपये भी मिलना चाहिए ना, नॉट ऑन 100 रुपीज. राइट सो इफ आई एम रिड्यूसिंग GST ऑन 20 रुपीज फ्रॉम माई सेल्स लाइबिलिटी, देन माई रिसिपिएंट शुड ऑल्सो रिवर्स द क्रेडिट ऑन 20 रुपीज विच ही हैज ऑलरेडी अवेल्ड. समझ में आ गया, उसने जो ITC ऑलरेडी अवेल किया है वो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तब ही वो एट पार हो जाएगा कि मैं 80 रुपीज पे टैक्स पे कर रहा हूं, उसी को भी 80 रुपीज पे क्रेडिट मिल रहा है. तो ये तीसरा कंडीशन है कि उस डिस्काउंट अमाउंट के ऊपर का जो GST है उतने अमाउंट का ITC मेरे रिसिपिएंट ने रिवर्स करना जरूरी है. ये तीनों कंडीशन अगर मैं फुलफिल करता हूं तभी आई एम अलाउड टू डिडक्ट डिस्काउंट विच इज गिवन आफ्टर सप्लाई फ्रॉम माई वैल्यू ऑफ सप्लाई. समझ में आ गया. ये तीनों का देखो एट द टाइम ऑफ सप्लाई में डिस्काउंट देता हूं तो कुछ इशू है ही नहीं, मुझे वो सब इनवॉइस में रिकॉर्ड करना है, आई एम अलाउड टू डिडक्ट. अगर मैं आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट देता हूं तो 3 कंडीशन, एक क्या वो डिस्काउंट स्पेसिफिक एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए, सेकंड डिस्काउंट स्पेसिफिक इनवॉइस से लिंक्ड होना चाहिए, एंड थर्ड वन उस डिस्काउंट अमाउंट का जो GST है उतने अमाउंट का ITC मेरे रिसिपिएंट ने रिवर्स करना जरूरी है. ये 3 कंडीशन फुलफिल होते हैं तभी मैं मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से वो डिस्काउंट डिडक्ट कर सकता हूँ. अंडरस्टूड. सो ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस सर्टन इंक्लूजन्स प्लस सर्टन एक्सक्लूजन्स. नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स. ओके ये 15.4 15.5 क्या है मैं बोलता हूँ, ये ऐसा है कि अगर कोई भी एक कंडीशन वायलेट होता है, मतलब बायर सप्लाई रिलेटेड हो जाते हैं या फिर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यूएशन नहीं होगा, आपको वैल्यूएशन रूल्स रेफर करने पड़ेंगे, यही इसमें बताया हुआ है. अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. देखो ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको.
relating to goods sold by it to Colorful Private Limited. Okay. So list price of the goods exclusive of taxes and discounts 50,000, taxes levied by municipal authority 5,000, packing charges 1,000. Black and White Private Limited received 2,000 as a subsidy from an NGO on sale of such goods. The price of 50,000 of such goods is after considering the subsidy. Black and White Private Limited offers 2% discount on the list price of the goods which is recorded in the invoice of the goods. Determine the value of supply. ओके हमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है. सो देखो प्राइस ऑफ गुड्स 50,000, उसके बारे में तो कुछ डाउट नहीं, ये तो हमारा प्राइस है, ट्रांजैक्शन वैल्यू है. ओके तो ये तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में आने ही वाला है, उसमें कुछ डाउट नहीं है. टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी क्या होगा, ऐड होगा क्या नहीं होगा, ऐड होगा. वाई, सबसे पहला आइटम एडिशन वाला, एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी, सो दिस विल बी एडेड. पैकिंग चार्जेस इट विल ऑल्सो बी एडेड बिकॉज दीज आर इंसिडेंटल एक्सपेंसिस, सो वो भी 1,000 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे. और देखो ब्लैक एंड व्हाइट को एक एनजीओ से 2,000 रुपये का सब्सिडी मिला है, और ये जो 50,000 का अमाउंट है ना, वो सब्सिडी रिड्यूस करने के बाद का है. तो ये 2,000 का सब्सिडी में क्या करूंगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करूंगा, राइट ना. बिकॉज सब्सिडी कौन दे रहा है मुझे, गवर्नमेंट दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, एनजीओ दे रहा है. सो ये 50,000 जो है वो 2,000 सब्सिडी लेस करने के बाद आने वाली अमाउंट है. सो मुझे ये 50,000 में 2,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे. ओके और देखो मैं लिस्ट प्राइस पे 2% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, और वो डिस्काउंट इनवॉइस पे ड्यूली रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मतलब ये मुझे डिडक्ट करना अलाउड है. ओके सो ये 2% कितना डिस्काउंट हो जाएगा बताइए, 1,160 is wrong. Discount on list price, right? So list price क्या है मेरा 50,000 है ना, तो उसके ऊपर डिस्काउंट दूंगा मैं 1,000. ठीक है. सो पहला वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे आ जाएगा, देखो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 50,000, टैक्स लेविड बाय, उसमें कैसे है देखो, हर एक के नीचे आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है कि हम क्यों ऐड कर रहे हैं या फिर क्यों लेस कर रहे हैं. ओके एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बाय हुक और क्रूक और बाय चांस आपने ऐड किया है या लेस किया है. आप क्यों ऐड कर रहे हो या क्यों लेस कर रहे हो ये आपको पता है, ये एग्जामिनर को समझना जरूरी है. इसके लिए हर एक आइटम के नीचे आपको लिखना है कि मैं क्यों पर्टिकुलर आइटम ऐड कर रहा हूँ या फिर क्यों लेस कर रहा हूँ. ये समझ में आ गया. सो 57,000 बी पे इतना सिंपल एग्जाम्पल, इतना सिंपल प्रॉब्लम एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने बोला कि ये पावर प्ले का ओवर से वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, Samruddhi advertisers conceptualize and design the advertising campaign for a new product launched by New Moon Private Limited for a consideration of 5 lakhs. Samruddhi advertisers owed rupees 20,000 to one of its vendors in relation to advertising service provided by it to New Moon Private Limited. Such liability of Samruddhi advertisers was discharged by New Moon Private Limited. New Moon Private Limited delayed the payment of consideration, thus paid 15,000 as interest. Assume the rate of GST to be 18%. Determine the value of taxable supplies made by the Samruddhi advertisers. Okay. अब देखो Samruddhi advertisers is a provider of service, New Moon is recipient of service. उसने क्या हो गया, समृद्धि ने न्यू मून के लिए एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किया था, उसके लिए उन्होंने कितना चार्ज किया, 5 लाख रुपीज चार्ज किया. सो 5 लाख इज माई लिस्ट प्राइस, इज माई ट्रांजैक्शन वैल्यू, सो दिस यू हैव टू कंसिडर. अब देखो क्या हुआ है, समृद्धि एडवर्टाइजर्स जो है वो किसी पार्टी का 20,000 रुपये पेबल था. सो ऑन बिहाफ ऑफ समृद्धि एडवर्टाइजर्स न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड ने वो 20,000 रुपये पे कर दिया. ये क्या होगा इसका 20,000 का, इट विल बी एडेड, राइट. What? Because these are the what we can say liability which the supplier is liable to pay, but which is incurred by the recipient. So वो आपको ऐड करना है, राइट. एंड डिलेड पेमेंट के लिए 15,000 रुपये का इंटरेस्ट पे हुआ है. अगेन इंटरेस्ट पर डिलेड पेमेंट यू हैव टू ऐड. सो हाउ वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन, देखो सर्विस चार्जेस तो 5 लाख का आ जाएगा. ओके 20,000 का पेमेंट जो न्यू मून ने किया है ऑन बिहाफ ऑफ समृद्धि वो भी ऐड हो जाएगा. और ये आपको देखना है कि 12,712 कैसे हुआ. देखो ऐसा है, इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्टेड आंसर दिए हैं उसमें जब भी इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट का मामला आता है, सो इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज अज्यूमिंग कि दिस 15,000 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. ओके दिस 15,000 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. सो मतलब 18% जीएसटी का रेट है, तो कैसे 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100
डिवाइडेड बाय 118. ओके 118 मतलब 18% GST है इसलिए 118. 5% GST रहेगा तो 105 आ जाएगा. समझ में आ रहा है ना वैसे कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं. 12% GST होगा तो 112 आ जाएगा. ओके सो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 118 विच कम्स टू 12,712. राइट. सो उन्होंने वो एक्सक्लूडिंग GST करके एज्यूम किया है और ऐड किया है. इन एग्जाम यू कैन एज्यूम कि दिस 50,000 इज नॉट इंक्लूडिंग GST. स्ट्रेट अवे 15,000 ऐड करो, लेकिन वैसा एक्सप्लेनेशन वैसी नोट आपको लिखनी पड़ेगी कि वी हैव अज्यूम कि 15,000 इज नॉट इन. सो बट आई विल सजेस्ट कि यू कंसिडर इट एज इंक्लूसिव ऑफ GST बिकॉज द सजेस्टेड आंसर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट आर इन दिस वे ओनली. कैसे करना है पता, इंक्लूसिव ऑफ GST से एक्सक्लूसिव पे कैसे आना है समझ में आ गया. देखो अगर 18% GST का रेट है तो आपको क्या करना है, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 118. अगर ये 28% रहता तो मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 128 करना पड़ता आपको. ठीक है. सो दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस GST रेट, इस फॉर्मूले से आपको कैलकुलेशन करना है. सो इट कम्स टू 12,712. समझ में आ गया ये एग्जाम्पल. ओके देखो ये एग्जाम्पल है वो एक्चुअली आपके एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल क्वेश्चन है. ओके इट इज एग्जाम क्वेश्चन. सो हैंगओवर लिमिटेड मुंबई इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर. देखो इसमें कैसे माइन्यूटली आपको क्वेश्चन रीड करना है. ओके हैंगओवर लिमिटेड मुंबई हैज is a registered supplier. It provides the following details in relation to supply made by it to a party located in Ahmedabad during the month of March 21. First, list price of goods is 24 lakh. Subsidy received from central government 3,36,000. Subsidy received from NGO 18,000, 80,000. Tax levied by municipal authority 32,000. Packing charges 24,000. Late fees for delayed payment 9,600. List price of goods is net of two subsidies received. The other charges, taxes, fees charged to the customer are over and above the price. Calculate the total value of the taxable supplies made by Hangover Limited and the tax payable assuming the rate of GST at 18%. Explanation should form part of your answer. 6 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आया था. ओके अब बताइए लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स का क्या करना है, वो तो लेना ही है, उसमें कुछ डाउट नहीं है. सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड करना नहीं है, डिडक्ट भी करना नहीं है. ओके मैं उसका कुछ भी नहीं करना है, अंडरस्टूड ना, लेकिन वो आपको मेंशन करना पड़ेगा. ओके सब्सिडी फ्रॉम NGO you will add, right? Then tax by municipal authority again we will add. Packing charges again we will add 24,000. Late fees वो भी ऐड करना पड़ेगा. ओके वो आप इंक्लूसिव अज्यूम करो या एक्सक्लूसिव अज्यूम करो. ओके सो दैट यू हैव टू ऐड. सो व्हाट विल बी द वैल्यू, अज्यूम कि इट इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ GST. 9,600 वैसे के वैसे ऐड करो, इट इज नॉट इंक्लूडिंग GST ऐसा अज्यूम करके. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, देखो 24 lakhs प्लस 80,000 प्लस 32,000 प्लस 24,000 प्लस 9,600. कितना हो रहा है, $25,45,600. ओके और हमें टैक्स भी कैलकुलेट करने को बोला है, तो टैक्स कितना आएगा 18% से. Okay, 4,58,208. So which tax will be this? GST में तो एक टैक्स नहीं है ना, CGST प्लस GST है या फिर IGST है, ये कौन सा टैक्स है वो? दिस विल बी वेयर इट इज गिवन. ओके मुंबई का पार्टी है, अहमदाबाद को सप्लाई कर रहा है, माइन्यूट ट्रेडिंग इज नेसेसरी. ओके सो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 24 lakhs. देखो सब्सिडी फ्रॉम NGO यू हैव टू राइट दिस एंड राइट हियर 0. हाँ एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं भूल गया ऐड करने के लिए. ओके सो दिस यू हैव टू टेक हियर. देन सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम NGO फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एट ओल्ड एज होम, अगेन यू हैव टू ऐड. देन सेम, सो 25,45,600 will be what will be the value of supply and IGST at 18% 458,208. देखो अगर आप यहाँ पे IGST नहीं लिखोगे तो आपका फुल मार्क्स नहीं मिलेगा.
ओके अगर देखो ऐसे दिया है कि ये मुंबई और पुणे का है तो यहाँ पे आप पूरा 458,208 लिखोगे तो भी मार्क्स जाएंगे आपके। आपको लिखना है CGST at 9% हाफ अमाउंट, HGST at 9% हाफ अमाउंट। ओके द लास्ट एग्जांपल एंड आफ्टर दैट दिस विल वी विल एंड द लेक्चर। ये देखो यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट का रेफरेंस दिया है और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हर एक का लिखा है। ओके वैसे ही अगर एक लास्ट एग्जांपल देखो, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू वन ऑफ द मशीन सोल्ड बाय SQM लिमिटेड टू ABC लिमिटेड। ओके in the month of February 2020 at list price of 9,50,000 exclusive of taxes and discounts. Further following sums have been charged in the invoice. Municipal taxes 45,000 we will add. Okay, outward freight 65,000 we will add. Okay, then SQM Limited normally gives interest free credit period of 30 days for payment. If payment is delayed beyond 30 days, it charges interest at 1% per month or per day of on list price. ABC Limited made payment on 45th day. So interest लगेगा क्या इसमें? लगेगा, कितना लगेगा? कितना आएगा? 1% per month or per day of. So even if it is half month, you have to charge interest for 1 month. ओके सो 30 डेज का पेमेंट उसने 45 डेज में कर दिया, मतलब एक महीने का इंटरेस्ट लगेगा 9,500 1% पर मंथ और पार्ट डेयर ऑफ ना। अगर हाफ महीना भी डिले होता है तो पूरे मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा है 1% पर मंथ और पार्ट डेयर ऑफ, इसका मतलब मंथ का कोई पार्ट भी होता है तो फुल इससे इंटरेस्ट लगेगा। ओके सो 9,500 आ गया इंटरेस्ट, राइट। Then SQM Limited received a subsidy of 50,000 from NGO on sale of such machines. This subsidy was not linked to the price and also not considered in the list price of 9,50,000. सब्सिडी का क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये सब्सिडी भले NGO से मिली है लेकिन प्राइस से लिंक नहीं है। हमने क्या देखा, सब्सिडीज लिंक्ड विद द प्राइस है तो ये ऐड करना है, राइट। And ABC Limited deducted a discount of 15,000 while making the final payment which was not as per agreement. देखो ये 15,000 का डिस्काउंट सप्लाई करते टाइम दिया है क्या? पेमेंट रिसीव करते के टाइम पे दिया है, लेकिन वो एज पर एग्रीमेंट नहीं है, तो मैं डिडक्ट कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा, राइट। सो 9,50,000 म्यूनिसिपल टैक्सेस, आउटवर्ड फ्रेट, इंटरेस्ट पर डिलेड पेमेंट ऐड किया, सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, यहाँ पे आपको मेंशन करना है और जीरो लिखना है। सिमिलरली डिस्काउंट यहाँ पे आपको मेंशन करना है और जीरो लिखना है, ओके और इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देना है कि क्यों हम नहीं ऐड कर रहे हैं। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपको ये सब प्रोविजंस मालूम है, सब प्रोविजंस पता है, ओके। सो दिस इज रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो आज बहुत कुछ डिस्कस किया है हमने कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में से थोड़ा कुछ बचा था वो डिस्कस किया, उसके बाद हमने चार्ज ऑफ GST डिस्कस किया, उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, ऐसा बहुत सारा आज कुछ डिस्कस किया है। अब हमारा लेक्चर नेक्स्ट सैटरडे को होगा फिर से, ओके। सो तब ये सब जो कुछ सिखा है वो भूलना नहीं है बीच के दिनों में, ओके। दिस इज बेस्ड ऑन मॉड्यूल्स ओनली, ओके। मॉड्यूल भी रीड करोगे, ये एग्जाम्पल मिलेंगे, ओके। पूरा का पूरा मेरा PPT बेस्ड ऑन मॉड्यूल्स ओनली है, ठीक है, GST का भी और ऑडिट का भी। सो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट सैटरडे हमारा